Hello everyone, welcome to the class 11th history chapter number 2 writing and city life topic number 1 2 3 हम कवर करेंगे और दिस विल बी द लेक्चर नंबर 1। दो तीन लेक्चर में ये चैप्टर जो है हम कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कोविड के रिड्यूस सिलेबस के अंदर हटा दिया गया है, इसीलिए हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस चैप्टर को ही देखेंगे, आपका चैप्टर नंबर 2 राइटिंग इन सिटी लाइफ। ठीक है, तो हमें बात करनी है इंसानियत की शुरुआत की, ह्यूमन लाइफ की शुरुआत की। ठीक है, जो कि आपके क्लास 11th में ही आएगा। तो आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सिविलाइजेशन में रहते हैं, तो पुराने समय में अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं, सिविलाइजेशन की शुरुआत के टाइम पीरियड में चले जाएं, तो वर्ल्ड में 4 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। एक सिविलाइजेशन आपकी जो एग्जिस्ट करती थी वो थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। ये एग्जिस्ट करती थी जहाँ इराक और ईरान का इलाका है आज के समय में। दूसरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इजिप्ट में, ठीक है, जिसको आप सब जानते हैं, पिरामिड्स के बारे में आप सबने सुना ही होगा। तीसरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी चाइना में, मंचूरिया के इलाके में, ठीक है। और चौथी सिविलाइजेशन आपकी एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, मॉडर्न डे पाकिस्तान के इलाके में, इंडस रिवर के आसपास के इलाके में, ठीक है। ओके, तो ये 4 सिविलाइजेशंस में सबसे पुरानी, इन चार, देखो ये 4 तो पुरानी है ही, लेकिन इन चारों में भी सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो है मेसोपोटामिया की आपकी सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में हमें बात करना है, इसीलिए इसको लगा गया है क्रेडल ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बाकी सभी सिविलाइजेशंस जो है कहीं भी पहुंची हो, लेकिन अर्बनाइजेशन की शुरुआत यहीं से हुई, सिविलाइजेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई, ठीक है। तो मेसोपोटामिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर बसी हुई? टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के पास में बसी हुई है। अब टिग्रिस और यूफ्रेटिस कहाँ है? तो भैया आप जैसे देखेंगे मैप, अगर वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो ईरान और इराक के इलाके में, मान के चलिए ईरान और इराक का इलाका, ईरान इराक का इलाका, तो यहाँ पर टिग्रिस ऐसे फ्लो करती है, यूफ्रेटिस रिवर ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। और इसी रिवर्स के आसपास अलग अलग सेटलमेंट्स में ये सारे क्या बसे हुए थे? आपके इलाके बसे हुए थे, ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर, ठीक है, जो फ्लो करती थी आपकी नॉर्थ वेस्ट से आपके साउथ ईस्ट के जोन में, इसके आसपास के इलाकों में छोटे छोटे अर्ली सेटलमेंट्स बने। और इन्हीं नदियाँ, ये नदियाँ जो अरेबियन सी, आपकी पर्शियन गल्फ जो है, ठीक है, इनमें अपना पानी गिराती थी। तो पर्शियन गल्फ के ही मुहाने पर, इसके एरिए पर, डेल्टा पर, ठीक है, यहाँ पर आपकी शहर बसने शुरू हुए, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया का नॉर्दर्न इलाका है, ठीक है, उसको कहा जाता है, कहा जाता था सुमेर। तो देखो ये मेसोपोटामिया का अगर हम ये इलाका मान लें, तो इसको अगर हम नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेंगे, तो जो नॉर्थ का इलाका है उसको कहते थे सुमेर, और साउथ का जो इलाका है उसको पहले कहते थे अकेड, ठीक है, सुमेर और अकड़, ठीक है। बाद में इन्हीं इलाकों के नाम बहुत समय बाद, करीब 1500 साल बाद, ठीक है, ये इलाका जाना गया, हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाता है असीरिया के नाम से, और नीचे का इलाका ये जाना जाता है बेबीलोनिया के नाम से, ठीक है। तो अगर आप कभी पढ़ें असीरिया बेबीलोनिया, तो आप सीधे समझ लीजिएगा कि बात सुमेर और अकड़ की हो रही है, और ये कुछ भी नहीं, पुरानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नॉर्दर्न इलाके और सदर्न इलाके हैं। तो सुमेर के इलाके में ऑब्वियसली बोली जाती थी उस समय, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में सुमेरियन, और अकेड के इलाके में, सदर्न इलाके में बोली जाती थी अकेडियन, ठीक है। फिर जैसे जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, यहाँ पर लैंग्वेजेस डेवलप हुई, तो नॉर्दर्न जो इलाके थे, ठीक है, वहाँ पर जो बोली जाती थी लैंग्वेज, ठीक है, जिसका नाम था सुमेरियन, ठीक है, वो इवॉल्व हो गई अरामेक में, ठीक है। और सदर्न जो इलाके हैं जहाँ बोली जाती थी अकेडियन, वहां पर एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई जिसको कहते थे हिब्रू लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो डेवलप हुआ, लेकिन फिर सिविलाइजेशन भी अपने आप में डेवलप हुई। तो अकेडियंस लोग साउथ से निकल के नॉर्दर्न इलाकों में भी रहना शुरू कर दिए, सुमेरियन लोग नॉर्दर्न इलाके से निकल के सदर्न इलाके में रहना शुरू कर दिए। तो उनके साथ साथ इनकी लैंग्वेज का भी इंटरचेंज हुआ। तो जैसे जैसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन मैच्योर होती गई, डेवलप होती गई, तो नॉर्दर्न लोग सदर्न इलाकों में बसे, सदर्न लोग नॉर्दर्न इलाकों में बसे, और उनके साथ वो लैंग्वेजेस भी इंटरचेंज हुई, ठीक है। और इस तरीके से एक इंटरकनेक्टेड जो है सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। हिब्रू लैंग्वेज आज भी आप सुनाई देंगे, ठीक है। अरामिक की बात अगर हम करें, तो अरामिक का जिक्र क्लास 12th में छोटा सा हल्का सा जिक्र आएगा, जब जब इस इलाके के लोग इंडिया में अटैक करने आए और वहां पर उन्होंने अपनी किंगडम्स बनाई, ठीक है। केवल उस कॉन्टेक्स्ट में क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में इसका डिस्कशन आएगा। हिब्रू लैंग्वेज आज भी बोली जाती है, ठीक है, इजराइल की नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है।
द ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। यानी जैसे कि आज हम जो पढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी की जो किताब है होली बाइबल जिसको बोलते हैं, वो होली बाइबल को एक्चुअली में न्यू टेस्टामेंट कहा जाता था, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट। और इससे पहले क्रिश्चियनिटी से पहले, क्रिश्चियनिटी से भी पहले एक रिलीजन एग्जिस्ट करता था जिसको कहते थे जुडाइज्म, ठीक है। क्या कहते थे उसको? जुडाइज्म, यहूदी धर्म, ठीक है, जुडाइज्म। तो यहूदी धर्म की जो होली बुक है उसका नाम है क्या? आपका हिब्रू बाइबल, और हिब्रू बाइबल को ही बोला जाता था ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि दो किताबें हो गई, दो धर्म, पुराने धर्म। सबसे पुराना जो है आपका अब्राहमिक रिलीजन है आपका जुडाइज्म, ठीक है, यहूदी धर्म। और सबसे नया है अब्राहमिक रिलीजन में आपका धर्म जो है क्रिश्चियनिटी। तो जुडाइज्म की जो बुक है उसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। इसकी जो नई बुक है उसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट को हिब्रू बाइबल के नाम से जाना जाता है और न्यू टेस्टामेंट को होली बाइबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो सब आप देख रहे हो यूरोप की सिविलाइजेशन जो है वो यहीं से ही इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट एक्चुअली इस बुक में कई सारे वॉल्यूम्स हैं, और उन बहुत सारे वॉल्यूम्स में एक वॉल्यूम है जिसका नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस, ठीक है। तो द बुक ऑफ जेनेसिस जो है उसमें एक जिक्र आता है शिमार नाम के इलाके का, ठीक है। क्या नाम आता है? शिमार नाम के एक इलाके का जिक्र आता है, और ये शिमार का जो इलाका है ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में ही एग्जिस्ट करता था, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। शिमार के इलाके में एक कहानी का वर्णन आता है जिसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नोआ, NOAH, नोआ, ठीक है। नोआ एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना एक आर्क बनाया, आर्क माने की एक नाव बनाई, और जब बहुत बड़ी कहानी बेसिकली ये है, चलिए कहानी सुना देता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में कहानी है द बुक ऑफ जेनेसिस में, ठीक है। जो वर्णन करती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है नोआ। उसको ऊपर वाले का संदेश प्राप्त हुआ कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और तुम एक नाव बनाओ जिसमें सभी लोगों को, सभी जंगली जानवरों की, लोगों की, इंसानों की सुरक्षा का काम करो, ताकि जब ये बाढ़ उतर जाए तो ये सारे लोग जीवित बच जाएं, ठीक है। सृष्टि के विनाश की एक घटना बताते हैं। तो नोआ ने, वो कहानी कहती है कि नोआ ने एक अपना आर्क बनाया, आर्क माने की नाव, जिसमें सारे जीव जंतुओं को, इंसानों को, उसने जितने भी लोगों को रख सकता था उसने रखा। और ये जब बहुत बड़ी बाढ़ आई पूरे पृथ्वी पर तब ये आर्क तैरता रहा, और फिर जब बाढ़ खत्म हुई, परमात्मा का प्रकोप खत्म हुआ, तो फिर सारे लोग नोआ की वजह से बच गए। इसीलिए बाद में जो लोग बच गए उन्होंने नोआ को प्रॉफिट कहा, ठीक है। तो इस तरीके से नोआ भी एक प्रॉफिट कहे जाते हैं। बाद में जो सबसे लास्ट प्रॉफिट हुए वो प्रॉफिट मोहम्मद हुए। आपके जीसस भी प्रॉफिट कहे जाते हैं। जूडाइज्म को जिन्होंने शुरू किया मोसेस, वो भी प्रॉफिट कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टर आपके रिलेटेड रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन जिनको बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे हम आने वाले चैप्टर्स में चर्चा करेंगे डिटेल में, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अभी हम बात कर रहे हैं आपकी मेसोपोटामिया की। तो मेसोपोटामिया की फिर ज्योग्राफी की बात करी तो जैसे हमने बता दिया कि मॉडर्न इराक और ईरान का जो इलाका है वहाँ पर ये सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई जिससे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई वो 7000 टू 6000 BCE के बीच में हुई यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर बेसिकली जो होता था वो नॉर्दर्न इलाकों में होता था। नॉर्दर्न इलाके क्या थे? स्टेपी के ग्रासलैंड्स कहे जाते हैं। आप सभी ने 9th-10th में ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रेरी, सवाना, ठीक है, पंपास, ये सब आपने नाम पढ़े होंगे। तो स्टेपी के ग्रासलैंड के भी पढ़े होंगे, जो कि एशिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड इलाके हैं। तो ये स्टेपी के ग्रासलैंड्स इसी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नॉर्दर्न इलाकों में पड़ते हैं। थोड़ा सा प्लेटू और माउंटेनियस रीजन है जिसमें ये ग्रासलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। स्टेपी के ग्रासलैंड बहुत बड़ी बड़ी घास होती है जिसमें जानवर ये लोग चराते थे, और इन जानवर जब चर जाते थे, इलाका साफ हो जाता तो वहां पर वो खेती करते थे, ठीक है। तो ये जो स्टेपी के ग्रासलैंड है ये पास्चर लैंड और एग्रीकल्चर लैंड की भी तरीके से, सॉरी, जो स्टेपी के ग्रासलैंड है नॉर्दर्न इलाके के, वो आपके पास्चर लैंड के तरह के यूज होते थे, ठीक है। और सदर्न इलाकों में क्योंकि आपकी रिवर्स फ्लो करती थी, ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये बड़ा ही फर्टाइल फ्लड प्लेन बनाती थी, ठीक है। हालांकि ये रीजन जनरली तो एरिड और सेमी एरिड था, बट नदी के किनारे किनारे बहुत सारा फर्टाइल एरिया था। इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए मान के चलिए मेसोपोटामिया का इलाका है, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी।
ये इलाका नॉर्दर्न जोन है, ये इलाका सदर्न इलाका है। यहाँ पर टिग्रिस फ्लो कर रही है, यूफ्रेटिस फ्लो कर रही है, ठीक है। तो नॉर्दर्न इलाकों में घास चूंकि बहुत नेचुरली होती थी, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये चरवाहे अपने जानवर चराते थे, ठीक है, और उन जानवरों से अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे, उनसे अपना जीवन यापन करते थे और उन्हें बेच के भी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते थे। तो ये जो पास्चर लैंड्स हो गए नॉर्दर्न इलाकों में थे। सदर्न इलाकों में ये नदियाँ फ्लो करती थी और ऊपर के नॉर्दर्न इलाकों से पहाड़ों से ये सेडिमेंटेशन लाती थी और सेडिमेंटेशन को सदर्न इलाकों में डिपॉजिट करती थी, जिस वजह से ये बहुत ही फर्टाइल फ्लड प्लेन हो जाते थे ये सदर्न इलाके। हालांकि लार्जर लेवल पर जो पूरा सदर्न इलाका है वो एरिड और सेमी एरिड था, बट नदियों के किनारे किनारे के फर्टाइल फ्लड प्लेन की वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हो गया। तो नॉर्दर्न इलाकों में होने वाले पास्चर लैंड की वजह से और सदर्न इलाकों के होने वाले एग्रीकल्चर की वजह से ट्रेड इस सिविलाइजेशन में आपस में भी हो रहा था, नॉर्दर्न और सदर्न के बीच में, ठीक है, सुमेरियन और अकेडियंस के बीच में, ठीक है। बाद में ये ट्रेड डेवलप होता चला गया, इतना ज़्यादा डेवलप हुआ कि सब वर्ल्ड में जो सबसे शुरुआती जो सिटीज़ थी वो बननी शुरू हुई, और जैसे कि मारी नाम का शहर, MARI मारी नाम का शहर, मारी नाम की सिटी मेसोपोटामिया में बननी शुरू हुई, ठीक है। ये इस ट्रेड की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया। इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीज़ की बात करते हैं कि तो सिटीज़ की ज़रूरत क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला तो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिहाज से इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखने की बात ये है इकोनॉमिक्स जो इनकी हैं, ठीक है, सिटीज़ की, ठीक है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो नॉर्दर्न इलाकों से होने आने वाले एनिमल प्रोडक्ट्स पर सदर्न इलाकों का खाना पीना निर्भर था, और सदर्न इलाकों के जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वजह से नॉर्दर्न इलाकों का जो है जीवन यापन डिपेंडेंट था। तो आपस में इंटरडिपेंडेंट थे, आपस में इन दोनों के फूड प्रोडक्शन डिपेंडेंट थे। तो इससे आपस की इकोनॉमीज डेवलप हुई। पहले शुरुआत में बार्टर सिस्टम डेवलप हुआ कि मुझे ये सामान चाहिए, तुम्हें ये सामान चाहिए, तुम मुझसे बदल लो, मैं तुमसे बदल लेता हूँ, और इस तरीके से ट्रेड डेवलप हुआ। फिर धीरे धीरे जब ये ज़्यादा ट्रेड डेवलप होता गया तो जो भी इलाके दूसरे दूर दराज के इलाकों के लोग थे वो इस ट्रेड की तरफ अट्रैक्ट हुए, और इस ट्रेड और बिज़नेस के प्रॉस्पेक्ट से और एक उस बिज़नेस की वजह से, उस इकनॉमी की वजह से मिलने वाली अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से यहाँ पर अट्रैक्ट हुए। तो सदर्न इलाकों में पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बढ़ती चली गई, ठीक है, और इस तरीके से सदर्न इलाकों में अर्बन इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जब एक सदर्न इलाकों में एक अर्बन इकोनॉमी डेवलप हुई, देखिए आपके आसपास अर्बन एरिया है, यहाँ पर अर्बन इकोनॉमी चल रही है, लोग आपस में डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कुछ ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होगी जो इन मार्केट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। कोई सामान आपके घर में डिलीवर कर दे, कोई फला चीज़ कुछ कर दे, कोई किसी को कहीं डॉक्यूमेंट लिख दे, तो अलग अलग तरीके के लोगों की सर्विस की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरीके से एक सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ। सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो नए नए जॉब्स का क्रिएशन होना शुरू हुआ, और इस तरीके से पहले तो हर तरीके के जॉब हर आदमी हर तरीके का जॉब करता था, लेकिन फिर उसमें भी क्लासेस डेवलप शुरू होने हुई कि ये सिर्फ लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, ये सिर्फ बिज़नेस का काम करते हैं, ये सिर्फ लोहारी का काम करते हैं, ये सिर्फ लकड़ी बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से एक डिवीज़न ऑफ लेबर भी शुरू हुआ, ठीक है। और डिवीज़न ऑफ लेबर शुरू हुआ, बिजनेस प्रैक्टिसेस शुरू हुई, तो डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स डेवलप हुए। तो उन ट्रेड्स को करने वाली बिजनेस कम्युनिटी डेवलप हुई। तो उन बिजनेस कम्युनिटी ने आपस में मिल के क्या बनाई, गिल्ड बनाई। गिल्ड क्या होता है, एक संगठन होता है, एक संघ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गल्ला व्यापारी संघ, ठीक है। तो ये क्या है, एक गिल्ड है, किनकी, गल्ला के व्यापारियों की, जो अनाज है उनके व्यापारियों का एक संघ है, इसको बोलते हैं गिल्ड, ठीक है। तो गिल्ड तब डेवलप होती है जब एक ही तरीके के मार्केट में, एक ही तरीके के बिजनेस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से थ्राइव कर रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है कि वो सिविलाइजेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रॉस्पर हो रही है। गिल्ड आपस में एक दूसरे को बढ़ाने का भी काम करते हैं और आपस में एक दूसरे के कंपटीशन को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। अल्टीमेटली एक अच्छी इकोनॉमी उसका रिजल्ट होती है, और जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो आपकी सिविलाइजेशन भी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया की हमने सिविलाइजेशन की शुरुआती 3 टॉपिक कवर किए। आगे आने वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। किसी को किसी तरीके का कोई डाउट हो तो मुझे आप क्वेरी भेज सकते हैं, आपकी क्वेरी इमीडिएटली रिजॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।